Good morning everyone. Welcome to the next lecture of mechanical vibration. In this lecture we will cover the topic of parts of vibrating system. कोई भी vibrating system है उसके basic parts कौन कौन से होते हैं, ठीक है? So that means मेनली किसी भी स्टैंडर्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम के अंदर हम तीन पार्ट एज्यूम करते हैं। फर्स्ट वो पार्ट जहाँ पर मास आपका कंसंट्रेट है। सेकेंड हम एज्यूम करते हैं वो मेंबर जिसके अंदर इलास्टिसिटी है, जिसको हम स्प्रिंग बुलाते हैं। और लास्ट एक ऐसा मेंबर जो एनर्जी को डिसिपेट करेगा हीट के फॉर्म में, उसको हम डैम्पर बुलाते हैं। ठीक है, तो मेनली किसी भी स्टैंडर्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो मास या इनर्शिया वाला एलिमेंट होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इलास्टिसिटी होगी, जो आपको एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा, और लास्ट में ऐसा एलिमेंट जो हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा, ठीक है, उसको हम डैम्पर बोलेंगे। तो अभी देखते हैं, तीनों को एक करके देखते हैं। पहले स्प्रिंग को देखते हैं, ठीक है। स्प्रिंग फर्स्ट एलिमेंट हम एज्यूम करते हैं कि हमारा स्प्रिंग है। स्प्रिंग और स्टिफनेस, किसी भी वाइब्रेशन सिस्टम के अंदर स्प्रिंग वाला क्या होता है, ये फर्स्ट तो ये है कि ये एक ऐसा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है। क्या है? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ओके, तो फर्स्ट किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट इसको हम मेनली मासलेस एज्यूम करते हैं। जो ये वाला हमारा मेंबर होगा मेनली कंसीडर्ड एज मासलेस अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाई इन द क्वेश्चन। अगर आपको बोला गया है कि उसको मास को कंसीडर करना है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो मासलेस एज्यूम करना होगा। नेक्स्ट, जो स्टिफनेस होती है आपकी किसी भी, वो लीनियर हो सकती है, नॉन लीनियर हो सकती है। लीनियर कब होगी? स्टिफनेस विल बी लीनियर व्हेन फोर्स required to deform that object will be directly proportional। अगर किसी इलास्टिक मेंबर को या किसी स्प्रिंग को x अमाउंट डिफॉर्म करना है, उसके लिए जितना फोर्स चाहिए, अगर उन दोनों के बीच में ये रिलेशन है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन, और फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो इस टाइप का अगर रिलेशन है तो उसको हम लीनियर स्प्रिंग बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे उसको? लीनियर स्प्रिंग। दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर स्प्रिंग। ठीक है, अब इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, सपोज यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन है, तो लीनियर आएगा आपका इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप लीनियरिटी के प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो आएगा के एक्स, where k is the spring constant और stiffness, तो k क्या हो जाएगा? f by x। ठीक है, तो स्टिफनेस क्या होती है? फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिट डिफ्लेक्ट कराने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, उसी को उसकी स्टिफनेस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है, दोनों की सेम लेंथ है, सपोज एल लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट ए, और कोई नेक्स्ट कोई किसी मटेरियल का है बी, उसकी लेंथ है। दोनों को आप डिफॉर्म कीजिए, वन मीटर डिफॉर्म कीजिए आप इसको, दोनों को 1 मीटर। जिसमें फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उसी की स्टिफनेस ज्यादा होगी। सपोज इसको भी आपने एक्स अमाउंट डिफॉर्म किया और इसको भी एक्स अमाउंट डिफॉर्म किया, इसकी स्टिफनेस क्या होगी? के ए विल बी F1 डिवाइडेड बाई एक्स, और के बी कितनी होगी? F2 डिवाइडेड बाई एक्स। दैट मीन्स सेम डिफॉर्मेशन, तो F1 F2 जिसका ज्यादा होगा, मान लीजिए F1 इज ग्रेटर देन F2, दैट मीन्स स्टिफनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दिस ऑब्जेक्ट। तो स्टिफनेस किस पे डिपेंड करती है कि उसको यूनिट डिफॉर्म कराने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है आपका।
ठीक है, तो इसको हम अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें पहले वर्क डन देखते हैं। वर्क डन किस टाइप से निकालोगे आप? वर्क, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी चाहिए उसको डिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। देखिए, सपोज दिस इज फोर्स रिक्वायर्ड और आपको यहाँ तक डिफॉर्म करना है, ठीक है, एक्स। आपको क्वेश्चन क्या है कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर आपको एक्स अमाउंट डिफॉर्म करना है किसी स्प्रिंग को या किसी इलास्टिक मेंबर को, ठीक है। तो पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि कोई स्मॉल एलिमेंट है dx, ठीक है। स्मॉल, एक्चुअली टोटल डिफॉर्म मुझे करना है, यहाँ तक x करना है और मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है dx। तो पहले मैं देखता हूँ कि वर्क डन टू डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट बाय द अमाउंट dx कितना होगा, f इंटू dx। तो अगर कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो 0 इंटू एक्स कर देंगे उसको। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू एक्स। तो f क्या होता है, kx इंटू dx। ये कितना हो जाएगा, 0 से x। अब k तो कांस्टेंट है, अंदर क्या रहेगा, x dx 0 टू x। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स k x स्क्वायर बाय 2। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू x। तो दैट मीन्स योर फाइनल वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, ठीक है। आप मेरी स्प्रिंग में देखते हो कि हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ k x स्क्वायर लगाते हैं, जबकि किसी और मेंबर के लिए हम नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम mgs लिखते हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की हेल्प से हम निकालते हैं तो हाफ k x स्क्वायर आता है, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट और द स्टिफनेस, x इज द डिफॉर्मेशन, कितना डिफॉर्म आपने किया, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा कि स्प्रिंग डिफॉर्म होता है, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना फोर्स चाहिए वो इसकी स्टिफनेस होगी। तो अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, एक से ज़्यादा स्प्रिंग वाले एलिमेंट है या स्प्रिंग है या इलास्टिक मेंबर्स, तो उनको ऐड किस टाइप से करोगे आप, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस तो हम देखते हैं, पहले फर्स्ट देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर आपकी स्प्रिंग मोर देन वन स्प्रिंग है और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट किस टाइप से निकालोगे आप। सपोज सीरीज का इस टाइप से मतलब है, सपोज ये आपकी कोई स्प्रिंग है K1, इसकी स्टिफनेस K1 है, इसकी K2 है, और इनको डिफॉर्म करने के लिए आपने F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रखा है, ठीक है। दोनों की डिफ्लेक्शन सेपरेट सेपरेट होगा। मैं मान लेता हूँ इसका डिफ्लेक्शन डेल 1 है, इसका डिफ्लेक्शन होगा डेल 2 आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। और मैं सपोज मैं ये करता हूँ कि जो मेरा फाइनल है वो इस टाइप से बना, ठीक है, फोर्स। अब इसमें जो डेल होगा वो क्या होगा, डेल 1 प्लस डेल 2, बिकॉज जितना ये डिफॉर्म हुआ प्लस ये डिफॉर्म हुआ तो टोटल डिफॉर्मेशन मिल जाएगी कितनी डिफॉर्म हुई है। बट जो फोर्स का अमाउंट है वो सेम रहेगा K1 के लिए भी, K2 वाली स्प्रिंग के लिए भी, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। बट डेल क्या होता है, ठीक है, देखिए F क्या होता है, K इंटू डेल, ठीक है। तो यहाँ पर K आपका डेल क्या हो जाएगा, डेल कैन बी F बाई K। उसी टाइप से डेल 1 कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई K1, और डेल 2 कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई K2। देखिए फोर्स तो सेम रहेगा, जो यहाँ से खींच रहे हो आप दोनों साइड में सेम अमाउंट फोर्स लगेगा, बट दोनों की डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगी, इसकी डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन तीनों के फॉर्मूलेस यहाँ पर पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड F बाई, ठीक है, F बाई K, F बाई K1 प्लस F बाई K2। तो यहाँ से F कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई K, इसकी स्टिफनेस है ये इनको ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगी 1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई K2। दिस
स्प्रिंग के केस में कुछ कॉम्बिनेशन है तो कैसे ऐड होंगे वो 1/k1 + 1/k2 इस टाइप से आप उनको ऐड करो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब माना जाता है जब उसके दोनों एंड या दोनों जॉइंट जो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है वो सेम होने चाहिए, जस्ट लाइक दिस। तो सेकंड केस हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब अभी समझते हैं यहाँ पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सपोज आपका ऑब्जेक्ट इस टाइप से है, K1 K2, यहाँ पर आपने फोर्स लगाया F। ठीक है, देखिए दोनों स्प्रिंग पैरेलल में क्यों मानी जाएंगी। देखो इसका एक एंड तो फिक्स लिंक पे लगा हुआ है, दूसरा इस मास पे लगा हुआ है, तो दोनों की जो जॉइंट लिंक है दोनों के सेम है। उसी टाइप से अगर मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी दिखाता हूँ, ये भी आपका किसमें माना जाएगा, दिस इज ऑल्सो इन पैरेलल। इस सीरीज में नहीं है, क्यों, देखिए इसका ये जॉइंट स्प्रिंग का फिक्स पे है, इसका भी फिक्स पे है, इसका जो एंड पॉइंट है वो मास के साथ अटैच है और ये भी अटैच है। इसका मतलब आपके ये दोनों ही केस पैरेलल कॉम्बिनेशन के हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो। अब मैं मान लेता हूँ कि इसका इक्विवेलेंट क्या है, सपोज K इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका K आपको इक्विवेलेंट मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फोर्स लगेगा तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, F1 अमाउंट इसमें जाएगा, F2 अमाउंट इसमें जाएगा, बट दोनों की डिफ्लेक्शन सेम रहेगा, तभी तो आगे जाके आपका डिफ्लेक्शन यहाँ पर मिलेगा। सपोज की डिफ्लेक्शन मैं मान लेता हूँ del1 इक्वल टू del2 इक्वल टू del, ओके, बट फोर्स आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा F1 प्लस F। अब F क्या होता है, K इंटू del, यहाँ पर क्या हो जाएगा K1 इंटू del, क्योंकि del1 लिख लीजिए प्लस K2 इंटू del2, बट हमें पता है del1 del2 बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो K del इक्वल टू K1 del इक्वल टू K1 del प्लस K2 del। अब यहाँ से del अमाउंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा K1 प्लस K2। दैट मीन्स अगर आपकी स्प्रिंग या इलास्टिक मेंबर किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है, तो आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि स्प्रिंग को पैरेलल में भी हम ऐड कर सकते हैं, सीरीज में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर आपको स्टिफनेस कैलकुलेट करना होता है डिफरेंट बीम। देखो स्प्रिंग बीम भी हो सकती है, बार भी हो सकती है, आपका कोई भी ऐसा एलिमेंट जो डिफॉर्म हो सके फोर्स एप्लीकेशन से, जैसे आपकी प्लेट है, बार है, बीम है, कोई भी मेंबर ऐसा। तो अभी हम कुछ मेंबर्स के लिए निकालते हैं स्टिफनेस कितनी होगी। पहले हम एक केस लेते हैं, कौन सा केस लेते हैं हम, सपोज आपके पास कोई भी बीम है जिसकी लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है और प्लास्टिक आपका यंग्स मॉडुलस कितना है E। उसको आपने डिफॉर्म किया डेल अमाउंट और कितना फोर्स लगाया आपने F अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है स्टिफनेस। बताइए इसमें व्हाट विल बी द स्टिफनेस ऑफ दिस। अब आपको पता है कि ये आपका इलास्टिक मेंबर है, तो स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेन के, बाय द हुक्स लॉ स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट को हटाओगे तो K इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होती है, दैट डेल बाय L हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
आपका स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल टू के डेल बाई एल। अब यहाँ से देखिए, जो आप इसको, सॉरी ये आपका ई हो गया आपका, दिस इज ई इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से आप, अब हमें पता है कि आपका के क्या होता है, के होता है फोर्स कितना चाहिए डिफ्लेक्ट करने के लिए, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए। तो डेल की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो डेल क्या होगा यहाँ पर, अगर इस से आप डेल कैलकुलेट करोगे, व्हाट विल बी द डेल, डेल होगा आपका एफ एल बाई ए ई, एफ एल बाई ए। तो यहाँ पर पुट कीजिए एफ डिवाइडेड बाई एफ एल बाई ए ई, तो ये आ जाएगा आपका ए ई बाई एल, ए ई बाई एल, ठीक है। दैट मीन्स जो स्टिफनेस है वो आपकी डिपेंड करेगी साइज पे, एल का मतलब है साइज, ई का मतलब है मटेरियल, और ए का मतलब है आपका शेप। जो स्टिफनेस है आपके मटेरियल की वो डिपेंड करेगी साइज कितना है, मटेरियल कौन सा है, और शेप क्या है आपकी, ठीक है। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमें पता है कि हुक लॉ लगा सकते हैं अप टू आपका प्रोपोर्शनल लिमिट तक, तो आपने लगाया इसको स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब इसको हटाते हैं तो लास्ट में कांस्टेंट आता है ई, यंग्स मॉडुलस हम बुलाते हैं। तो ई डेल बाई एल, बिकॉज स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो डेल होता है एफ एल बाई ए। तो हमें पता है कि स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो डेल की वैल्यू से पुट करेंगे, देन यू विल फाइंड दी स्टिफनेस। तो अभी हमने स्टिफनेस निकाली है किसी भी ऐसे मेंबर के लिए जहां पर इलास्टिक आपने लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम का एक केस देखते हैं, कैंटिलीवर बीम के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज आपके पास कोई कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिफॉर्म कैसे होगा, इस टाइप से डिफॉर्म लेते हैं, कितना है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसको ऐसे ड्रॉ किया होगा, ऐसे ड्रॉ करते हैं डब्ल्यू, अगर ये एल है आपकी लेंथ है, तो कितना डिफॉर्म होगा, फोर्स, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है इस बीम का, और इसकी लास्ट जो यंग्स मॉडुलस है वो ई है। तो अब आपसे बोला गया है कि इसकी स्टिफनेस निकालनी, अब बाय दी फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन, एक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की यूनिट होती है आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो वहां पर हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं विद सम मेथड्स लाइक एरिया मोमेंटम, एरिया मोमेंट मेथड, आपका वहां पर डबल इंटीग्रेशन मेथड भी होता है आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट करते हो, तो वहां से हम डायरेक्ट करते हैं डेल क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यू बाय 3 ई आई, 3 डिफ्लेक्शन हो गया। स्टिफनेस कैसे निकालोगे, के विल बी, कितना फोर्स चाहिए, डब्ल्यू, इसको डेल अमाउंट डिफ्लेक्ट करने के लिए, तो डेल आप देखिए कितना होगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल क्यू बाय 3 ई आई, ये कितना हो गया 3 ई आई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल क्यू, ठीक है। 3 ई आई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो एल क्यू बस ये बचेगा। दैट मीन्स जो स्टिफनेस है अभी वो किस पे डिपेंड कर रही है, ई मतलब मटेरियल, आई मतलब उसकी शेप क्या है, और एल मतलब उसकी साइज क्या है। दैट मीन्स स्टिफनेस ऑफ एनी इलास्टिक मेंबर डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स मेनली, साइज, मटेरियल एंड शेप, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब लास्ट देखते हैं हम कौन सा एलिमेंट हमारा रह गया था, स्प्रिंग हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा मास, मास एलिमेंट, इसको इनर्शिया एलिमेंट भी हम बुलाते हैं, नेक्स्ट इज मास और इनर्शिया एलिमेंट, इनर्शिया
ठीक है, मास ऑफ नेचुरल एलिमेंट, चलिए कर लिया था।